हमारी इस नई विस्तृत चर्चा यानी डीप डाइव में स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आज का विषय कुछ ऐसा है जो सीधे तौर पर हमारी हकीकत और हमारे खुद के वजूद पर सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर होश या चेतना है क्या। हमने इसके लिए YouTube चैनल सिलेबस विद रोहित के एक बेहद दिलचस्प वीडियो ट्रांसक्रिप्ट को स्रोत के तौर पर लिया है, जिसे अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस कहते हैं। हाँ वही। ये एक ऐसी पहेली है जो हम सब के लिए सबसे साफ और जानी पहचानी है, क्योंकि हम हर पल होश में रहते हैं। पर वैज्ञानिक और दार्शनिक नजरिए से देखा जाए तो ये दुनिया की सबसे मुश्किल पहेली भी है। मुश्किल इसलिए क्योंकि अपने ही होश को समझने के लिए हमें अपने उसी होश का इस्तेमाल करना पड़ता है। सही कहा। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई अपनी आंखों से अपनी खुद की आंखों को देखने की कोशिश कर रहा हो। सवाल से करते हैं कि जब हमारे सिर के अंदर सिर्फ मांस, हड्डी और खून है, तो ये मैं होने का एहसास कहाँ से आता है? देखिए, ये सवाल ही इस पूरे रहस्य की जड़ है। इंसान का दिमाग मूल रूप से क्या है? न्यूरॉन्स का एक बहुत बड़ा जाल। बिल्कुल, अरबों नन्हे न्यूरॉन्स जो एक दूसरे को बिजली के सिग्नल्स भेज रहे हैं, केमिकल्स छोड़ रहे हैं। ये पूरी तरह से एक फिजिकल या भौतिक प्रक्रिया है। लेकिन रहस्य ये है कि इन बेजान फिजिकल तारों में दौड़ने वाली बिजली अचानक से एक पर्सनल फीलिंग कैसे बन जाती है? इसी को डेविड चामर्स ने द हार्ट प्रॉब्लम कहा था ना? जी हाँ, द हार्ट प्रॉब्लम। विज्ञान ये तो बता सकता है कि जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हाथ से सिग्नल दिमाग तक कैसे पहुंचता है। वो तो आसान हिस्सा है। बिल्कुल, लेकिन वो सिग्नल दर्द के उस निजी एहसास में कैसे बदल जाता है जिसे हम अंदर से महसूस करते हैं, यही हार्ट प्रॉब्लम है। बाप रे, ये सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है, क्योंकि एक रोबोट भी गर्म चीज को छूकर अपना हाथ पीछे खींच सकता है। हाँ, उसके अंदर भी तार और सिग्नल्स हैं। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि रोबोट को दर्द महसूस नहीं होता। इसका मतलब है कि सिर्फ जानकारी प्रोसेस करना अलग बात है और इस जानकारी को महसूस करना बिल्कुल अलग बात है। एकदम सही। और इस महसूस करने वाली बात को समझने के लिए दर्शन शास्त्र में एक बहुत ही खास शब्द है, क्वालिया। क्वालिया? हाँ, क्वालिया का सीधा सा मतलब है किसी भी अनुभव का अपना एक निजी स्वाद या उसकी फीलिंग। जैसे किसी लाल सेब को देखना। बिल्कुल, जब हम लाल सेब को देखते हैं तो उस लाल रंग के दिखने का एक खास एहसास होता है। या जब ताजी बनी हुई कॉफी की खुशबू आती है तो वो खुशबू अंदर से कैसी लगती है। तो दिक्कत यह है कि बाहरी फिजिकल दुनिया और अंदर की फीलिंग्स के बीच एक बहुत गहरी खाई है। जी, दिमाग के अंदर दौड़ती हुई बिजली की तरंगें अचानक कॉफी की खुशबू का एहसास कैसे बन जाती हैं, ये कोई नहीं जानता। तो मैं ये सोच रही थी कि ये जो अंदर से कैसा महसूस होता है वाली बात है, क्या ये सिर्फ इंसानों तक सीमित है? आपका मतलब जानवरों से है? हाँ, क्योंकि जानवर भी तो दुनिया को एक्सपीरियंस करते ही हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि हम कभी किसी दूसरे के तजुर्बे को पूरी तरह समझ ही नहीं सकते। इसी बात को गहराई से समझाने के लिए दार्शनिक थॉमस नेगल ने एक बहुत ही मशहूर सवाल पूछा था, एक चमगादड़ होना कैसा लगता है? एक चमगादड़? हाँ, हम जानते हैं कि चमगादड़ की दुनिया इंसानों से बिल्कुल अलग होती है। वे अंधेरे में रहते हैं और दुनिया को देखने के लिए आंखों की बजाय आवाज की गूंज का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इकोलोकेशन कहते हैं। सही। वे चीखते हैं और टकराकर वापस आने वाली आवाज से अपने दिमाग में दुनिया का नक्शा बनाते हैं। और ये नक्शा हमारे देखने के तरीके से बिल्कुल अलग होगा। हम रोशनी और रंगों से दुनिया देखते हैं और चमगादड़ आवाज की लहरों से। ठीक है। नीगल का तर्क ये था कि इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो ये कभी नहीं जान सकता कि एक चमगादड़ को अंदर से कैसा महसूस होता है। कोई ये कल्पना तो कर सकता है कि अगर मैं अपने हाथ पैर में पंख बांध लूं और अंधेरे में उल्टा लटक जाऊं तो कैसा लगेगा। पर एक असली चमगादड़ की अपनी अंदरूनी फीलिंग क्या है, ये हमारी पहुंच से हमेशा बाहर रहेगा। सब्जेक्टिविटी यानी अपने नजरिए का असली मतलब यही है कि दुनिया अंदर से कैसी महसूस होती है। ये बात तो हमें एक बहुत ही अजीब दिशा में ले जाती है। अगर ये अंदरूनी फीलिंग सिर्फ महसूस करने वाले को ही पता है, तो हम ये पक्के तौर पे कैसे कह सकते हैं कि हमारे आसपास के लोगों में भी वही होश है? बहुत ही उम्दा सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान बाहर से बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा हो, लेकिन उसके अंदर ये कोलिया या फीलिंग्स मौजूद ही ना हो? इसी पर एक बहुत ही शानदार थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसे दार्शनिक ज़ॉम्बी कहा जाता है। फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बी। हाँ, कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो बाहर से बिल्कुल हर इंसान जैसा दिखता है। वो हंसता है, बात करता है, खतरे से बचता है। यहाँ तक कि अगर उसे चोट लगे तो वो रोता भी है। बिल्कुल।
लेकिन उसके अंदर कोई फीलिंग या होश नहीं है। उसके मन के अंदर बस अंधेरा है। वो बस एक बहुत ही एडवांस्ड बायोलॉजिकल मशीन है जो इंसानों की नकल कर रही है। ये तो बहुत डरावना विचार है। एक ऐसा समाज जहां लोग काम तो सारे कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई कुछ महसूस नहीं कर रहा। ये ज़ॉम्बी वाला विचार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा ये होश कोई एक्स्ट्रा चीज़ है। इतिहास में विलियम जेम्स जैसे विचारकों ने होश को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी एक लगातार बहती हुई लहर बताया था। हाँ, वहीं पुराने विचारों में एक कार्टेशियन थिएटर, यानी दिमाग का टीवी का कॉन्सेप्ट भी काफी मशहूर रहा है। दिमाग का टीवी। हाँ, आम जिंदगी में तो ऐसा ही महसूस होता है कि मैं अपने शरीर रूपी गाड़ी की ड्राइवर हूँ और दिमाग के कंट्रोल रूम में बैठकर सब कुछ चला रही हूँ। हम सबको ऐसा ही लगता है कि सिर के अंदर कोई सिनेमा हॉल है जहां एक छोटा सा मैं बैठा है और आंखों की खिड़की से नज़ारे देख रहा है। लेकिन क्या सच में दिमाग में ऐसा कोई एक सेंटर या हेडक्वार्टर होता है? डैनियल डेनेट जैसे आधुनिक विचारक इस दिमाग के टीवी वाले विचार को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि दिमाग में ऐसा कोई हेडक्वार्टर है ही नहीं। तो फिर दिमाग काम कैसे करता है? असल में दिमाग एक पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है। इसके अलग अलग हिस्से देखने, सुनने, डरने और फैसले लेने का काम एक साथ कर रहे हैं। मतलब कोई एक खास जगह नहीं है जहां जाकर ये सारे सिग्नल्स अचानक होश बन जाते हों? बिल्कुल नहीं। अगर दिमाग अपने सारे काम अलग अलग हिस्सों में बांटकर बिना किसी सेंट्रल टीवी स्क्रीन के कर रहा है, तो फिर इस होश का काम ही क्या है? क्या ये सच में कुछ करता भी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि होश शायद एक एपिफिनोमिनन है। आसान भाषा में कहें तो ये एक फालतू का साइड प्रोडक्ट है। साइड प्रोडक्ट कैसे? जैसे जब ट्रेन चलती है तो उसका इंजन धुआं छोड़ता है। वो धुआं ट्रेन के चलने का नतीजा तो है, लेकिन वो धुआं ट्रेन को आगे नहीं बढ़ाता। ट्रेन तो कोयले और भाप से चल रही है। ओहो! उसी तरह शायद हमारा शरीर और दिमाग सारे फैसले और काम खुद कर रहे हैं, और ये होश महज एक साइड प्रोडक्ट है जिसका हमारी दुनिया या हमारे फैसलों पर कोई सीधा असर नहीं होता है। यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस बात को टेस्ट करना चाहें तो हमें ये देखना होगा कि जब दिमाग के कुछ हिस्से काम करना बंद कर देते हैं या डैमेज हो जाते हैं, तब इस होश का क्या होता है। बिल्कुल। और मेडिकल साइंस के इतिहास में कुछ ऐसे हैरान करने वाले केस हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगते हैं। जैसे ब्लाइंड साइट वाले मरीज का केस। हाँ, पेशेंट डीबी का केस इस बात को समझने के लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस मरीज के दिमाग का वो हिस्सा डैमेज हो गया था जो आंखों से आने वाले विजुअल सिग्नल्स को होश में लाता है। तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता था? वो खुद को पूरी तरह अंधा मानता था? जी। लेकिन जब डॉक्टरों ने एक प्रयोग के तहत उसे स्क्रीन पर बनी कुछ धारियां को दिखाया और उससे सिर्फ अंदाजा लगाने को कहा कि धारियां सीधी हैं या आड़ी, तो नतीजे चौंकाने वाले थे। और वो नतीजे ये थे कि उस मरीज ने बिना कुछ देखे भी 90% से ज्यादा बार बिल्कुल सही जवाब दिए। ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान जो पूरी तरह अंधा है वो सही अंदाजा लगा रहा है? ये केस हमारी पुरानी समझ को पूरी तरह तोड़ देता है। ये साबित करता है कि दिमाग में देखने और चीजों को पहचानने के रास्ते अलग अलग हैं। अच्छा, मरीज का वो रास्ता खराब था जो उसे होश में ये बताता है कि सामने क्या है, लेकिन शरीर का एक्शन और जानकारी को प्रोसेस करने वाला दूसरा अनकॉन्शियस रास्ता बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। यानी बिना होश में आए भी दिमाग बाहरी दुनिया को बहुत सटीक तरीके से प्रोसेस कर सकता है। ये तो ऐसा हुआ कि शरीर का अपना एक अलग दिमाग है जो हमारे होश को बाईपास करके काम कर रहा है। सही कहा। इसी से जुड़ा एक और बहुत ही मशहूर प्रयोग है जो 60 के दशक में स्प्लिट ब्रेन या कटे हुए दिमाग वाले मरीजों पर किया गया था। हाँ, रॉजर स्पेरी और गजानेगा का वो प्रयोग। बिल्कुल। कुछ मरीजों में मिर्गी के गंभीर दौरों को रोकने के लिए डॉक्टरों ने उनके दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से को जोड़ने वाले नसों के पुल को काट दिया था। कॉर्पस कलोसम को। जी। इससे उनके दिमाग के दोनों हिस्से एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। इंसान के दिमाग का बायां हिस्सा बोलने और भाषा का काम करता है और वो शरीर के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, जबकि दायां दिमाग बोल नहीं सकता और वो बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। तो जब इन दोनों हिस्सों को अलग कर दिया गया तब क्या हुआ? शोधकर्ताओं ने एक चालाकी भरा प्रयोग किया। उन्होंने मरीज के दाएं दिमाग को, जो बोल नहीं सकता, एक बर्फ के नजारे की तस्वीर दिखाई। ठीक है। तो मरीज के बाएं हाथ ने कई तस्वीरों में से एक बर्फ हटाने वाला फावड़ा चुन लिया। ये बिल्कुल सही चुनाव था। हाँ, क्योंकि दाएं दिमाग ने बर्फ देखी थी। लेकिन फिर शोधकर्ताओं ने मरीज के बाएं दिमाग से पूछा, जो बोल सकता है लेकिन जिसने बर्फ नहीं बल्कि मुर्गे का पंजा देखा था, कि तुम्हारे हाथ ने फावड़ा क्यों चुना? बाएं दिमाग को तो पता ही नहीं था कि दाएं दिमाग ने बर्फ देखी है, तो उसे कहना चाहिए था कि मुझे नहीं पता। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा।
बाएं दिमाग ने अपनी जानकारी की कमी को छुपाने के लिए तुरंत एक झूठी कहानी गढ़ ली। क्या कहा उसने? उसने जवाब दिया कि मुर्गे का बाड़ा साफ करने के लिए फावड़ा चाहिए। ये नतीजा हमारे होश उड़ा देने वाला है। सच में ये दिखाता है कि हमारा दिमाग कैसे हर चीज के पीछे एक कहानी या एक तर्क बनाने के लिए उतावला रहता है, भले ही उसे पूरा सच ना पता हो। बिल्कुल, हमारा मैं हमेशा खुद को सही साबित करने के लिए कहानियां बुनता रहता है। इसका सीधा असर तो इस बात पे पड़ता है कि हम जो फैसले रोजमर्रा की जिंदगी में लेते हैं, क्या वे सच में हमारे होश के फैसले हैं या दिमाग पहले ही फैसला लेकर बाद में हमें झूठी कहानी सुना रहा है? ये सवाल हमें हमारी चर्चा के सबसे विवादास्पद हिस्से की तरफ ले जाता है, फ्री विल यानी आजाद मर्जी और समय का भ्रम। बेंजामिन लिबेट का प्रयोग। हाँ, 1980 के दशक में वैज्ञानिक बेंजामिन लिबेट ने एक प्रयोग किया जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। उन्होंने लोगों को एक कुर्सी पर बैठाया और उनसे कहा कि जब भी उनका मन करे वो अपनी मर्जी से अपनी कलाई मोड़े। और साथ ही उन्हें एक तेज चलने वाली घड़ी देखकर ये भी बताना था कि उन्होंने कलाई मोड़ने का फैसला किस सटीक पल में लिया। जी, और इस प्रयोग के जो आंकड़े सामने आए वे किसी को भी बेचैन कर सकते हैं। पता चला कि जब कोई इंसान अपने होश में ये फैसला लेता है कि हाँ, मैं अब कलाई मोड़ने वाली हूँ, उससे 350 मिलीसेकंड पहले ही दिमाग के न्यूरॉन्स उस काम को करने की प्लानिंग शुरू कर चुके होते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसके मायने बहुत गहरे और परेशान करने वाले हैं। इसका मतलब है कि हमारे बहुत सारे एक्शन हमारी मर्जी से पहले ही तय हो चुके होते हैं। मतलब हमारे अनकॉन्शियस दिमाग ने काम शुरू कर दिया और हमारे होश को बाद में सिर्फ एक नोटिस भेजा गया कि हमने ये फैसला लिया है। बिल्कुल, लिबेट की थ्योरी बताती है कि दिमाग समय की सुई को पीछे सेट कर देता है। इसे बैकवर्ड रेफरल कहते हैं। बैकवर्ड रेफरल? हाँ, यानी दिमाग उस घटना की टाइमिंग को हमारे होश के लिए एडिट कर देता है, जिससे हमें उस आधे सेकंड की देरी का पता ही नहीं चलता और हमें लगता है कि हमारे होश ने ही काम को शुरू किया। अगर ये सच है कि हमारे फैसले हमारा दिमाग पहले ही ले रहा है और होश सिर्फ एक दर्शक है जो बाद में उस फैसले को अपना मान लेता है, तो ये आजाद मर्जी के पूरे विचार को खत्म कर देता है। ये एक बहुत बड़ी दार्शनिक और कानूनी बहस है। क्योंकि अगर सब कुछ दिमाग के केमिकल्स पहले ही तय कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी का क्या अर्थ रह जाता है? समाज में सही, गलत, अपराध और सजा का पूरा ढांचा तो इसी बात पर टिका है ना कि इंसान सोच समझकर अपनी आजाद मर्जी से फैसले लेता है। लिबेट ने खुद इस डर को कम करने के लिए एक विचार रखा जिसे फ्री वॉन्ट कहा जाता है। फ्री वॉन्ट? हाँ, उनका कहना था कि भले ही दिमाग एक्शन शुरू कर देता है, लेकिन जब वो सिग्नल हमारे होश तक पहुंचता है तो हमारे पास उस एक्शन को आखिरी पल में रोकने की ताकत होती है। यानी हमारे पास कुछ शुरू करने की आजादी शायद न हो, लेकिन उसे रोकने की आजादी है। जी, वीटो करने की आजादी। लेकिन ये बहस अभी भी जारी है और ये सीधे तौर पर इस बुनियादी सवाल से टकराती है कि जिसे हम मैं या सेल्फ कहते हैं वो आखिर है क्या। अगर मैं अपने फैसले खुद नहीं ले रही तो फिर ये मैं कौन है? इस मैं की हकीकत को टटोलने के लिए हमें उन स्थितियों को देखना चाहिए जहां हमारा होश बदल जाता है, जैसे कि रात को आने वाले सपने या नियर डेथ एक्सपीरियंस। हाँ, सपनों में हम एक पूरी नई दुनिया खड़े कर लेते हैं और उस समय वो सब बिल्कुल सच लगता है। या फिर साइकेडेलिक ड्रग्स का असर जहां समय खिंच जाता है। और मौत के करीब पहुंचने के अनुभव भी। लोग अक्सर बताते हैं कि जब उनकी धड़कन रुक गई थी तो उन्होंने एक लंबी अंधेरी गुफा देखी जिसके अंत में तेज रोशनी थी। सबूत माना जाता है। लेकिन न्यूरोसाइंस और हमारी स्रोत सामग्री इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। यह अनुभव किसी आत्मा के शरीर से निकलने का सबूत नहीं है। तो फिर क्या है? जब दिमाग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा होता है या किसी भारी ट्रॉमा में होता है तो वह बहुत अधिक मात्रा में एंडोर्फिन्स और अन्य केमिकल्स रिलीज करता है। अच्छा। दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन्स के खास तरीके से काम करने के कारण वो अंधेरी गुफा और रोशनी का भ्रम पैदा होता है। यानी ये सब दिमाग के अंदर चल रहे केमिकल तूफान का नतीजा है। अगर कोई आत्मा नहीं है, कोई सेंट्रल कंट्रोल रूम नहीं है और होश भी शायद बाद में पैदा होने वाला एक भ्रम है, तो फिर ये मैं होने की जो इतनी मजबूत फीलिंग है वो आखिर है क्या? सदियों पहले दार्शनिक डेविड ह्यूम ने बंडल थ्योरी दी थी। उनका कहना था कि अगर इंसान गहराई से अपने अंदर झांक कर देखे तो उसे सिर्फ अलग अलग फीलिंग्स, यादें और विचार मिलेंगे। कोई एक ठोस हमेशा रहने वाला मैं कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मैं सिर्फ इन सभी अनुभवों का एक गुच्छा या बंडल है, बिल्कुल एक प्याज की तरह जिसकी परतें छीलते जाओ तो अंदर कोई गुठली नहीं निकलती, बस परतें ही परतें होती हैं। ये विचार तो काफी हद तक बुद्ध धर्म के
अनात्मन या नो सेल्फ सिद्धांत से मिलता जुलता है। हाँ, और ये विचार दुनिया के ज्यादातर बड़े धर्मों की बुनियादी मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत है। कैसे? अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो ईसाईयत, यहूदी, इस्लाम और हिंदू धर्म में ईगो थ्योरी को माना जाता है। इसका मतलब है कि शरीर के जन्म से लेकर मौत के बाद तक एक स्थायी रूह या आत्मा मौजूद रहती है, जो हर अनुभव से गुजरती है। इल्यूशनरी धोखा है। बायोलॉजिस्ट रिचर्ड डॉकिंस और निकोलस हम्फ्री जैसे विचारकों ने इसे मीम्स के जरिए समझाया है। मीम्स? इंटरनेट पर शेयर होने वाले मीम्स की बात हो रही है क्या? नहीं, डॉकिंस के मीम्स का मतलब है विचारों का वायरस। ऐसे विचार जो इंसानी दिमागों के जरिए फैलते हैं। उनका मानना है कि शायद ये जो सेल्फ है वो खुद एक मीमप्लेक्स है, यानी विचारों का एक बहुत ही जटिल गुच्छा। हाँ, जब हम बार बार भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि मैंने ये किया, मुझे ये चाहिए, तो ये मैं का विचार और भी मजबूत होता जाता है। एवोल्यूशन ने इंसान के अंदर ये धोखा इसलिए पैदा किया होगा ताकि हम समाज में जिंदा रह सकें। क्योंकि अगर एक इंसान के पास मैं होने का एहसास है तो वो दूसरे इंसानों के इरादों को बेहतर तरीके से समझ सकता है। बिल्कुल, जो समाज बनाकर रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हम ध्यान या ज़ेन प्रैक्टिस करते हैं तो हम असल में इसी धोखे को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं? सही कहा आपने। क्योंकि जब कोई चुपचाप बैठकर बिना कुछ सोचे अपने मन पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है तो उसे पहली बार ये भयानक हकीकत पता चलती है कि विचारों पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। विचार अपने आप आ रहे हैं और जा रहे हैं। मैं तो बस उन्हें देख रही हूँ, या शायद मैं खुद एक विचार है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या हमारी चेतना महज एक छलावा है? इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि होश वास्तव में एक ग्रैंड डिल्यूजन, यानी एक बहुत बड़ा भ्रम है। सबसे बड़ी गलतीफहमी ये है कि हमें लगता है हम हर पल हमेशा होश में रहते हैं। तो क्या हम हमेशा होश में नहीं रहते? इसे समझने के लिए फ्रिज के दरवाजे का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया जाता है। फ्रिज का दरवाजा? ये उदाहरण होश को कैसे समझाता है? मान लीजिए कोई ये चेक करना चाहता है कि फ्रिज के अंदर की लाइट हमेशा जलती रहती है या नहीं। वो इंसान जब भी दरवाजा खोलेगा उसे हमेशा लाइट जलती हुई ही मिलेगी। हाँ, क्योंकि दरवाजा खोलने की क्रिया ही लाइट को चालू कर देती है। बिल्कुल, हमारा होश बिल्कुल वैसा ही है। इंसान जब भी खुद से पूछता है क्या मैं अभी होश में हूं, तो ये सवाल पूछने की प्रक्रिया ही दिमाग को सक्रिय कर देती है। और दिमाग तुरंत एक मैं और एक होश की कहानी तैयार कर देता है और जवाब देता है, हाँ मैं बिल्कुल होश में हूँ। जी, लेकिन जब इंसान ये सवाल नहीं पूछ रहा होता तब अंदर कोई मैं या होश की लहर मौजूद नहीं होती। तब बस दिमाग के न्यूरॉन्स बिना किसी दर्शक के अपना अपना काम कर रहे होते हैं। बाप रे, इसका मतलब ये है कि होश कोई हमारे सिर के अंदर चलने वाला लगातार टीवी स्क्रीन नहीं है। ये कोई आत्मा या आजाद मर्जी की जादुई ताकत भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये भाषा हमारी यादों और मानव विकास द्वारा बुना गया एक बेहद शक्तिशाली धोखा है। एक ऐसा धोखा जो तभी पैदा होता है जब हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। एकदम सही। हम हर पल अपने मैं को फिर से बनाते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये कोई एक स्थिर चीज नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसे इंसान गलतफहमी में एक स्थायी आत्मा मान बैठता है। उसका कोई एक हेडक्वार्टर नहीं है। हमारे फैसले हमारे जागरूक होने से पहले ही लिए जा रहे हैं। और जिसे हम अपनी पूरी पहचान मानते हैं वो बस भाषा और समाज के जरिए गढ़ा गया एक टूल है। इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले आइए एक ऐसे विचार पर गौर करें जो भविष्य की एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ इशारा करता है। हाँ, बताइए। अगर चेतना या होश महज एक धोखा है, एक ऐसा भ्रम जो सिर्फ तब पैदा होता है जब इंसान भाषा का इस्तेमाल करके खुद से पूछता है कि क्या मैं अभी होश में हूं, तो जरा भविष्य की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचिए। ओहो, उन्नत मशीनों और कॉन्शियसनेस का सवाल। जी हाँ, आज एआई सिस्टम भाषा को इतनी अच्छी तरह समझ और बोल रहे हैं। अगर कल को कोई बेहद उन्नत कंप्यूटर सिस्टम खुद से यही सवाल पूछने लगे, अगर वो भाषा का इस्तेमाल करके अपने बारे में कहानियां गढ़ने लगे कि मुझे ये महसूस हो रहा है या मैंने ये फैसला खुद लिया है, तो क्या वो मशीन भी हमारी ही तरह मैं होने की इसी धोखे न फंस जाएगी? क्या होश में आना कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि महज भाषा के जरिए एक सवाल पूछने और उसका जवाब गढ़ने की काबिलियत है? अगर सिर्फ भाषा और एक सवाल किसी को होश का भ्रम दे सकते हैं, तो क्या एक दिन इंसान और मशीन के होश में कोई फर्क रह जाएगा?
ये सवाल सच में रातों की नींद उड़ाने वाला है। बिल्कुल। क्या मशीनें भी हमारे जैसे ही एक डिल्यूजन का शिकार हो सकती हैं और खुद को जिंदा मान सकती हैं? सुनने वालों के लिए ये आगे सोचने और खोजने के लिए एक बहुत ही गहरा विषय है। जी, मुझे भी इस विषय पर बात करके बहुत मजा आया। इस अद्भुत विषय को इतने गहराई से समझने का ये सफर बहुत ही शानदार रहा। उम्मीद है सुनने वालों को भी होश और अपने खुद के वजूद के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।